करते हैं। और हमारा जो पिछली क्लास में हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया था, अब उसको ओपन कैसे करना होता है ये देखिएगा। तो यहाँ पर ओपन करने के लिए आपको अपने VS कोड को ओपन करना है और यहाँ से ओपन फोल्डर पर जाइए। और हमारा फोल्डर कहाँ पर है? 728 रिएक्ट के अंदर ये दो प्रोजेक्ट बने हुए थे, तो हम पहले वाले प्रोजेक्ट को लेंगे जो क्रिएट रिएक्ट ऐप से क्रिएट किया था हमने। इसको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको अपना टर्मिनल, यहाँ पर टर्मिनल ओपन कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपके टर्मिनल में आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है माई प्रो, इसका पाथ होना चाहिए, तभी आपका प्रोजेक्ट रन करेगा। अगर बैक फोल्डर है या रिएक्ट तक है तो ये रन नहीं करेगा। आपको फिर CD से जाना पड़ेगा इसके अंदर। इसके बाद npm स्टार्ट। जैसे ही npm स्टार्ट करेंगे, ये क्या करेगा? npm स्टार्ट इसको 3000 पोर्ट पर बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कर देता है। ये 3000 पोर्ट पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो app.js, यहाँ पर हमारा एक कंपोनेंट की फाइल बनी हुई है हमारी बाय डिफॉल्ट जो आई थी। और यहाँ पर हमने कल फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट भी बनाया था, और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट का नाम क्या रखा था? यूजर। जो कंपोनेंट बना है, इस कंपोनेंट को इंडेक्स की फाइल में पहले इंपोर्ट करना होता है। ये इंपोर्ट कर लिया। जो नाम है वही नाम होना चाहिए। इसके बाद रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट से रिएक्ट डोम को इंपोर्ट करना होता है। इस रिएक्ट डोम के अंदर एक क्रिएट रूट नाम का मेथड होता है, जो HTML की फाइल पर जो डिप बना हुआ है हमारा रूट नाम का, वहां पर हमने एक रूट क्रिएट कर लिया। इसको एक वेरिएबल में ले लिया। एक्चुअल में डॉम क्या है? डॉम हमारा वही वाला पार्ट तो होता है जो एलिमेंट के पास में होता है, बताया था हमने, जावास्क्रिप्ट पढ़ाया था। तो वो तो डोम जावास्क्रिप्ट वाला हो गया। यहाँ पे क्या करेगा? रिएक्ट डोम। तो रिएक्ट डोम क्या करेगा? हमें रिएक्ट डोम को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इसमें क्रिएट रूट नाम का एक मेथड होता है, जो HTML की फाइल पर हमारा एक डिप बना हुआ है, वहां पर हमने एक रूट क्रिएट कर लिया। इसको एक वैल्यू ले लिया। और रेंडर का काम होता है आपका जो कंपोनेंट है इसको उठाकर इस डोम के अंदर ले जाना। यही काम होता है रेंडर मेथड का, जो हमने कर रखा है। अब यहां पर बात आती है कि हमें जो ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाया है, इस फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में क्या हम एरो फंक्शन का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। आइए देखते हैं, दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पर। अब मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा लेट। इस बार इसका नाम रखा गेस्ट, इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए। ऐसे बनता है एरो फंक्शन। और ये रिटर्न करेगा एक JSX एलिमेंट। तो JSX एलिमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने H1 टैग ओपन, H1 टैग क्लोज, ये JSX बन गया मेरा। मुझे लिख दिया दिस इज गेस्ट कंपोनेंट। अब इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि यहां से रेंडर कराना है हमें। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अच्छा, यहां से एक्सपोर्ट कर दो, या हमने बताया था यहां से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं आपके पास। पहले यहीं से करते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है हमारे कंपोनेंट का? गेस्ट। अब गेस्ट वाले कंपोनेंट को इंडेक्स वाली फाइल पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहां करना पड़ेगा इंपोर्ट, क्या नाम है? गेस्ट। कहां रखा हुआ है? app.js वाली फाइल में। और इस गेस्ट को यहां पर एंटर करा देंगे। इसके अंदर जो कुछ था गेस्ट वाले में वो डिस्प्ले हो चुका होगा हमारे रूट नाम के डिब में। चेक करें। तो यहां पर जो कंपोनेंट बनाए आप, चाहे आप क्लास मतलब सॉरी सिंपल फंक्शन से बनाएं, चाहे आप एरो फंक्शन से बनाएं, दोनों का बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर रेंडर कराने का तरीका सेम है। कोई दिक्कत? अब एक स्टेप और बढ़ रहा हूं मैं आगे, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में ही मैं इसको कमेंट करता हूं। और मुझे यहां पर एक और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाना है, और मैं सिंपल फंक्शन ही बनाऊंगा इस बार। फंक्शन
और इस फंक्शन का नाम रख दिया मैंने एफ। नाम तो मैं कुछ भी रख सकता हूं। और फंक्शन बेस कंपोनेंट जो होता है रिटर्न करता है एक जेएसएक्स एलिमेंट। एक ही जेएसएक्स एलिमेंट रिटर्न कराएगा H1। मैं लिख दिया दिस इज एप कंपोनेंट। अब इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैं यहीं से करता हूं। इस बार एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैंने यहां से किया। फंक्शन के सामने भी आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो गया। दोनों तरीके बताए थे मैंने जावास्क्रिप्ट में, याद होगा। अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इंडेक्स वाली फाइल पर। यहां पर कीजिए इंपोर्ट। क्या नाम है हमारे का? कहां रखा हुआ ऐप में। और ऐप को रेंटर करा दो। चेक करें। दिस इज ऐप कंपोनेंट। अब बात आती है यहां पर मुझे मल्टीपल जेएसएक्स एलिमेंटों को रिटर्न करना है। अब अगर मैं यहां पर एक पैराग्राफ और देता हूं, मुझे लग दिया दिस इज पैरा, तो यहां पर एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट जो रिटर्न करता है वो केवल एक ही जेएसएक्स को रिटर्न करा सकता है। लेकिन मुझे अब यहां पर मल्टीपल जेएसएक्स देने हैं। तो कैसे देंगे आइए देखते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्ट का जो हमने सेटअप किया है, पहले रिएक्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट रिएक्ट। कहां से? रिएक्ट से। और इस रिएक्ट के अंदर एक फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। यहां पर लेस देन रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट ओपन और रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट क्लोज के बीच में अगर आप मल्टीपल जेएसएक्स से एलिमेंटों को रिटर्न करा सकते। अब इस रिएक्ट फ्रेगमेंट से हुआ क्या, ये देखिएगा। इसको सेव किया और यहां पर दोनों एलिमेंट आ गए। इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूं तो ये मेरे रूट नाम के डिव के अंदर ही रेंडर हो रहा है। कुछ एक्स्ट्रा नोड तो नहीं बना यहां पर। और अगर मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट की जगह पर डिव लेता हूं, डिव तो एक ही एलिमेंट हुआ, डिव टैग ओपन डिव टैग क्लोज, तो एक डिव में मल्टीपल जेएसएक्स के एलिमेंट रिटर्न करा सकता हूं। लेकिन वहां पर क्या हुआ होगा डॉम में, वहां पर एक डिव जो एक्स्ट्रा नोड था वो क्रिएट हो गया, जबकि हमें इसकी नीड नहीं थी। भाई हमें इन दोनों एलिमेंटों को कहां डालना था? रूट नाम के डिव के अंदर। तो यहाँ पे हमें फालतू का एक डिव क्यों बनाए? तो एक डॉम के अंदर एक एक्स्ट्रा नोड बन गया, नहीं बन गया? तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर एक्स्ट्रा नोड नहीं बनाना। इसी के लिए इन्होंने रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। तो जब आपको मल्टीपल जेएसएक्स एलिमेंट रिटर्न कराने हैं तो यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन और रिएक्ट फ्रेगमेंट क्लोज के अंदर आप मल्टीपल जेएसएक्स के एलिमेंटों को रिटर्न करा सकते हैं। अब रिएक्ट फ्रेगमेंट लिखने का तरीका एक और है। या तो ऐसे लिखते हैं या इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका क्या है? यहां पर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, ये भी हमारा रिएक्ट फ्रेगमेंट ही होता है। अगर आप ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये भी रिएक्ट फ्रेगमेंट है। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमें रिएक्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट नहीं करना हो। बात समझ में आई? तो आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। अगर वो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिखेंगे तो पहले रिएक्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर रिएक्ट के अंदर फ्रेगमेंट वाली फंक्शनलिटी आएगी। तो अगर आप केवल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो आपको यहां पर रिएक्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ज्यादातर जो हम यूज करते हैं यही वाला शॉर्टकट वाला यूज करते हैं। तो ये रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन रिएक्ट फ्रेगमेंट क्लोज कब यूज करना है? जब आपको अपने कंपोनेंट में मल्टीपल जेएसएक्स एलिमेंटों को रिटर्न कराना हो। सेव किया, जैसे सेव किया दोनों जेएसएक्स एलिमेंट लोड हो गए। यहां पर मैं चाहूं यहां पर अब कितना भी कंटेंट डाल सकता हूं। और डालो एक H1, दिस इज हेडिंग 1। एक और डाल दिया पैराग्राफ, दिस इज एनोदर डाटा। अब सारा का सारा डाटा आपका आ रहा है जी। तो जब आपको अपने कंपोनेंट में मल्टीपल जेएसएक्स रिटर्न कराने होंगे
तो वहां पर रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन और रिएक्ट फ्रेगमेंट क्लोज करना मस्ट है। क्लियर यहां तक? फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाना आ गया। अब मैं चलता हूं दूसरे कंपोनेंट की तरफ, और दूसरा कंपोनेंट का नाम है मेरा क्लास बेस्ड कंपोनेंट। मैंने बताया थे कंपोनेंट हमारे तीन तरीके से बनते हैं। अब हमें दूसरा कंपोनेंट, कंपोनेंट मेरे तीन तरीके के थे, एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट, एक कंपोजिट कंपोनेंट। एक टाइप का कंपोनेंट बनाना सीख लिया हमने। अब चलते हैं हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट की तरफ। तो जब कभी भी आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना है, पहले रिएक्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट रिएक्ट कहां से? और इस रिएक्ट के अंदर एक प्री डिफाइंड क्लास पड़ी हुई है जिसका नाम है कंपोनेंट। उस कंपोनेंट नाम की क्लास को आपको भी इंपोर्ट करना होगा। ये कंपोनेंट एक प्री डिफाइंड क्लास है रिएक्ट के अंदर। जब आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे तो पहले रिएक्ट से कंपोनेंट की क्लास को इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है? उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है? उसके बाद क्लास बनाइए। क्लास का नाम मैंने रख दिया यूजर। अपनी क्लास बन गई, और अपनी क्लास में इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना होगा। तो इनहेरिट करने के लिए मैंने आपको बताया था एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होता है। यहां पर एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड्स किसको कराना है हमें? कंपोनेंट वाली क्लास को। कर लियो ओपन कर लियो। जब आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे तो रिएक्ट के अंदर एक पेरेंट क्लास है जिसका नाम है कंपोनेंट। इस पेरेंट क्लास को हमेशा अपनी क्लास में इनहेरिट कराना होगा। और क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपको एक रेंडर मेथड देता है। रेंडर मेथड ब्रैकेट आएगा, और ये रेंडर मेथड रिटर्न कराता है एक जीएसएक्स एलिमेंट S2 या H1। दिस इज क्लास कंपोनेंट। जब कभी भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनना है, रिएक्ट से कंपोनेंट की क्लास को इंपोर्ट करना होगा अपनी क्लास में, और क्लास बेस्ड कंपोनेंट हमेशा रेंडर मेथड देता है। इसका काम क्या है बताता हूं अभी। और रेंडर मेथड रिटर्न कराएगा एक जीएसएक्स एलिमेंट। बन गया क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास का नाम क्या हमारी का? यूजर। अब इसको रेंडर करना होगा। रेंडर कहां से करना होगा? इंडेक्स वाली फाइल से। इंडेक्स वाली फाइल में अपनी कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या नाम है? यूजर। कहां रखी हुई है? app.js पर। रिएक्ट डोम को रिएक्ट डोम क्लाइंट से इंपोर्ट करना पड़ेगा, रूट क्रिएट करना पड़ेगा, और डाटा डॉट रेंडर, क्या नाम है कंपोनेंट का? यूजर को डिस्प्ले करा दो। चेक करें जी, क्लास बेस्ड कंपोनेंट आ चुका है। अब यहां पर बात आती है, जो ये रेंडर मेथड है इसका रोल क्या है? जो रेंडर मेथड है इसका रोल क्या है? तो देखो जी, इसको मैं दिखा देता हूं एक पीपीटी में। इस रेंडर मेथड का काम है हमारा, जब आप कंपोनेंट के अंदर कोई भी प्रॉप्स या कुछ भी पास करते हैं तो उस समय हमें इस मेथड की नीड होती है। ये देखो रेंडर मेथड क्या कर रहा है? रेंडर मेथड इज ओनली रिक्वायर्ड मेथड इन ए क्लास कंपोनेंट। केवल क्लास कंपोनेंट में रिक्वायरमेंट होती है। इट एग्जामिनिंग दिस डॉट प्रॉप्स एंड दिस डॉट स्टेट। मतलब आगे चल के हम प्रॉप्स पढ़ेंगे, स्टेट पढ़ेंगे, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए ही ये रेंडर मेथड बनाया उन्होंने। वो क्या कर रहा है? इट रिटर्न वन ऑफ द फॉलोइंग। रिएक्ट एलिमेंट को रिटर्न कराएगा अगर जीएसएक्स नहीं है तो, और अगर जीएसएक्स है तो जीएसएक्स एलिमेंट को रिटर्न कराएगा। क्या कह रहा है? एरे एंड फ्रेगमेंट इट इज यूज टू रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम रेंडर। जब आप रेंडर में मल्टीपल एलिमेंट को रिटर्न कराएंगे तो आपको वहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। बता चुका हूं मैं। तो ये हमारा रेंडर मेथड का काम क्या होता है?
जब आगे चल के आप प्रॉप्स और स्टेट की वैल्यू देंगे तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए ही ये रेंडर मेथड बनाया है। इसी के अंदर हम मॉनिटरिंग करेंगे उस वैल्यू। क्लास बेस कंपोनेंट बन गया। अब अगर मुझे यहां पर मल्टीपल जेएसएक्स एलिमेंट को रिटर्न कराना पड़े तो मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन और रिएक्ट फ्रेगमेंट क्लोज, या तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट कर दो या ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये भी रिएक्ट फ्रेगमेंट ही है। यहां पर मैंने एक H1 डाला, यहां पर मैंने पैराग्राफ डाला, दिस इज पैरा, यहां पे मैंने एक H3 डाला, दिस इज हेडिंग 3। चेक कीजिए तीनों जेएसएक्स एलिमेंट आपके पास रिटर्न हो रहे होंगे, हो रहे जी। अब यहां पर मुझे इसको अलग लाइन में करना है, दिस इज क्लास कंपोनेंट अलग लाइन में, तो बीआर करना पड़ता है। तो अगर बीआर यहां पर यूज करेंगे तो उसको जेएसएक्स बनाना पड़ेगा, तो जेएसएक्स बनाने के लिए उसकी सेल्फ क्लोजिंग करनी पड़ती है, बीआर सेल्फ क्लोजिंग। अगर सेल्फ क्लोजिंग नहीं की तो ये जेएसएक्स नहीं बनेगा, इससे आगे का जो डाटा होगा वो न्यू लाइन में आ रहा होगा। HR मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, HR अगर आप क्लोजिंग नहीं करेंगे इसकी सेल्फ क्लोजिंग तो ये जेएसएक्स एलिमेंट नहीं होगा, इसकी सेल्फ क्लोजिंग करनी पड़ेगी तभी ये जेएसएक्स बनेगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ चुकी होगी आपकी, क्लियर है। तो एचटीएमएल में जितने भी एम्प्टी टैग होते हैं उनकी आपको सेल्फ क्लोजिंग करनी पड़ेगी तभी वो जेएसएक्स एलिमेंट बनता है। तो यहां पर हमने क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी बनाना सीख लिया। तीसरा कंपोनेंट होता है हमारा कंपोजिट कंपोनेंट। कंपोजिट से मतलब है एक फाइल में मल्टीपल कंपोनेंट बनाना और उनको मैनेज करना ही कंपोजिट कहलाता है। कैसे, आइए थोड़ा ध्यान देना। कंपोजिट बनाने के लिए चाहे आप क्लास का यूज कर सकते हैं चाहे आप फंक्शन का यूज कर सकते हैं, दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर कंपोजिट बनाने के लिए एक क्लास बनाऊंगा एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, अलग अलग बना देता हूं और दोनों को कंपोजिट कर दूंगा। दोनों फंक्शन फंक्शन हो सकते हैं, दोनों क्लास क्लास हो सकते हैं, एक फंक्शन एक क्लास भी हो सकता है। तो मैं एक क्लास और एक फंक्शन लेकर दिखाता हूं आपको और उन्हीं से कंपोजिट बनाता हूं। मैंने यहां पर सबसे पहले एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाया, फंक्शन, और फंक्शन का नाम कर दिया मैंने एप, ठीक है जी। इसको रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करेगा, एक जेएसएक्स लगा दिया और यहां पर S2 में दिया मैंने दिस इज फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है साहब, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और क्या नाम है हमारा, नाम क्या हमारे का, एप। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो गया। अब इसको रेंडर कराऊंगा कहां से, इंडेक्स से, तो यहां पर एप को एप से इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट, क्या नाम है, कहां रखा हुआ, एप डॉट जेएस में, और यहां पर एप को रेंडर करा दिया। एक कंपोनेंट बन गया मेरा, एक आ रहा होगा। अब इसके ऊपर मुझे एक कंपोनेंट और बनाना है। अब क्लास बेस बनाना है तो क्लास बेस के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट और कंपोनेंट वाली पेरेंट क्लास को इंपोर्ट, तो कीजिए। और इसी रिएक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है आपका, कंपोनेंट नाम का क्लास। अब मैंने यहां पर क्लास बनाई जिसका नाम किया बटन, बटन नाम की क्लास बना रहा हूं, मतलब बटन नाम का एक कंपोनेंट बना रहा हूं। इसको एक्सटेंड कराइए, किसको, कंपोनेंट को, यही होगा। और क्लास बेस कंपोनेंट क्या रिटर्न करता है, रिटर्न नहीं, रेंडर मेथड देगा पहले, रेंडर मेथड देगा और रेंडर मेथड रिटर्न करेगा एक जेएसएक्स एलिमेंट। रिएक्ट फ्रेगमेंट यहां पे भी यूज कर लिया मैंने, और यहां पे बटन टैग ओपन क्लोज।
एक बटन ही बना देता हूं इसके अंदर, और इस बटन का नाम लिख दिया क्लिक। कोई दिक्कत? अब एक ही फाइल है, तो मुझे अब इसको एक्सपोर्ट करने की जरूरत है नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इस बटन वाले कंपोनेंट को ऐप वाले कंपोनेंट में मुझे यूज करना है। तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और कंपोनेंट का नाम क्या है, इसको एंटर करा दिया। इस बटन वाले कंपोनेंट में जो कुछ था वो उठ के कहा गया ऐप में, यहां पर डिस्प्ले हो रहा होगा। जब यहां पे डिस्प्ले हो रहा होगा तो ये ऐप वाला कंपोनेंट मेरा कहां डिस्प्ले हो रहा है, इंडेक्स में, यहां पे आ रहा होगा। अब देखिए दोनों चीज आ गई होंगी आपकी, फंक्शन कंपोनेंट भी आ गया और जो बटन कंपोनेंट था वो भी आ चुका। मतलब हमने ये कंपोनेंट बनाया, अब इस कंपोनेंट को हम इंडेक्स के थ्रू डिस्प्ले करा रहे थे, मतलब ये वाला कंपोनेंट हमारा इंडेक्स के थ्रू जा रहा था। अब हमारा काम क्या है, इस कंपोनेंट को उठाकर हम अपने इसी कंपोनेंट में डाल दें। तो उसका नाम क्या था, बटन, नाम बटन है, एज ए जेएसएक्स यूज हो जाएगा यहां पर। ये भी तो एज ए जेएसएक्स यूज हो रहा है हमारा, नहीं हो रहा है ऐप, नहीं हो रहा है। तो जब ये ऐप एज ए जेएसएक्स यूज हो रहा है तो हमने पहले इसको इंपोर्ट किया क्योंकि दूसरी फाइल थी, तो जहां पर एज ए जेएसएक्स यूज किया है, तो ये हमारी सेम फाइल है, तो डायरेक्ट उसका नाम आ जाएगा एज ए जेएसएक्स बन के, उसके अंदर जो फंक्शनलिटी होगी वो यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसे कहते हैं कंपोजिट कंपोनेंट। मैंने बताया था कंपोनेंट जो होते हैं रीयूजेबल होते हैं, एक कंपोनेंट को आप रीयूज भी कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, इस बटन वाले कंपोनेंट को रीयूज करना है, और रीयूज कहां होगा, जहां पर ये डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले कहां हो रहा है, यहां पर हो रहा है। तो मैंने कॉपी किया एच आर बटन को, 2 3 4 बार इसको रीयूज कर लिया। तो 1 2 3 4, चार तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होंगी, और बटन के अंदर जो कुछ था वो 4 बार यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। चेक करें जी, क्लिक 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 क्लिक, चारों बार आ गया, रीयूज हो गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना यह है, इसमें चारों बार जब रीयूज हो रहा है तो इसमें चारों की वैल्यू भी अलग अलग होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो मुझे क्या करना है, अब यहां से प्रॉप्स पास करना होगा। प्रॉप्स क्या है, आइए देखते हैं। प्रॉप्स की डेफिनेशन है, व्हेन React seen an element representing a user defined component, it passes JSX attributes। JSX जो है आपका एलिमेंट, उसके अंदर जब आप attributes पास करते हैं टू दिस कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉप्स कहते हैं। जहां पर आपका रिएक्ट का एलिमेंट रेंडर हो रहा है, वहां से जब आप एज ए जीएसएक्स एट्रीब्यूट्स पास करते हैं उस कंपोनेंट को, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉप्स कहते हैं। और वो कंपोनेंट, जो कंपोनेंट में जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आएगी, एज ए ऑब्जेक्ट। इसी को प्रॉप्स कहा गया है। आइए देखते हैं। अब ये कंपोनेंट यहां पर रेंडर हो रहा है, ये तो जीएसएक्स बना, यहां पर ये तो जीएसएक्स एलिमेंट है, तो मुझे एज ए एट्रीब्यूट यहीं से पास करना पड़ेगा। चारों में अलग अलग पास करके देखते हैं। नेम, इसका नाम दिया मैंने लॉगिन। नेम की का नाम सेम रखना पड़ेगा सभी में, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट। की का नाम सेम, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट। रजिस्टर, नेम, इसमें क्या करना है, नेम, इसका नेम क्या कर दूं, साइन आउट, लॉग आउट, और इसका नेम मैंने कर दिया कॉन्टैक्ट। अब ये सारी वैल्यू किसको गई होगी, उस कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम क्या है, बटन। तो मैंने बताया था रेंडर मेथड का काम क्या है, प्रॉप्स की वैल्यू को मॉनिटरिंग करना। चेक करते हैं प्रॉप्स की वैल्यू मॉनिटरिंग हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ पे मॉनिटरिंग होगी, कंसोल डॉट लॉग। अब ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, बाहर से वैल्यू आएगी दिस कीवर्ड से उठेगी, दिस डॉट प्रॉप्स। चेक करें जी,
एज ए ऑब्जेक्ट ये डाटा मिल रहा है, नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा होगा। एज ए ऑब्जेक्ट आपके पास ये डाटा आ रहा होगा। इसको सेव किया, और सेव करने के बाद तो यहां से हमने अपने JSX एलिमेंट के पास एज ए प्रॉप्स पास किया। तो ये प्रॉप्स किसके पास पहुंचा? अपने कंपोनेंट के पास। तो ये कंपोनेंट कैसा, मेरा क्लास बेस्ड है। इसमें रेंडर मेथड का काम बताया था कि इसका काम क्या होता था, प्रॉप्स की वैल्यू को मॉनिटरिंग करना। तो ये क्लास बेस्ड है, तो यहां से जो प्रॉप्स की वैल्यू आएगी वो वैल्यू दिस कीवर्ड के साथ उठेगी। तो दिस डॉट प्रॉप्स में हमने जैसे ही देखा, तो यहाँ पर वैल्यू जो आ रही थी एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ रही थी, ये देखो एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ रही थी। इसको फाइल को सेव कीजिएगा। तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था की और उसकी वैल्यू का। की का नाम नेम है, वैल्यू ये हमारी। तो अगर वैल्यू चाहिए तो उसकी की देनी पड़ेगी। की का नाम क्या है? नेम। तो डॉट, जैसे मैंने नेम किया, यहाँ पर नेम उठ के आ गया। नेम उठ के आ रहे हैं सारे। अब मुझे यहाँ पे सारे बटनों का नाम चेंज करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्लिक जो लिखा हुआ है यहाँ पर मुझे ये वाली वैल्यू लेके आनी पड़ेगी। ये लेके आनी पड़ेगी। एक तरीके से ये मेरा वेरिएबल है। तो वेरिएबल की वैल्यू को अगर आपको JSX एलिमेंट के अंदर लाना है, तो वो वैल्यू हमेशा कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर यूज होती है। यहां लिखेंगे दिस डॉट प्रॉप्स। डॉट की का नाम क्या हो गया? नेम। सारे बटन अलग अलग। लॉगिन, यहाँ पे पहले लॉगिन गया होगा, फिर रजिस्ट्रेशन गया होगा, लॉगआउट गया होगा, कॉन्टेक्ट गया होगा। सारे बटन आपके डिफरेंट डिफरेंट आ चुके हैं। इसी को कहते हैं, जब आपका एक कंपोनेंट बनता है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस कंपोनेंट को रीयूज भी कर सकते हैं। जब रीयूज होगा, उसकी वैल्यू को एज ए प्रॉप्स पास करते हुए आप उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी बटन की वैल्यू ही चेंज की है, और कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है जी।